हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू एशियन ड्रामा इनसाइट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद करा दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग से ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि कोई लड़का बैठा एक पेंटिंग पजल को सॉल्व कर रहा है और जिसका एक पीस भी मिसिंग है। और फिर वो ऑनलाइन किसी को नाम से तलाश करने की कोशिश करने लगता है। उस लड़की का नाम किम हाय जिन था। फिर हमें उसके पास एक बॉक्स भी पड़ा हुआ दिखाते हैं जो कि हैंड रिटन लेटर्स का ही दिखता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उस बॉय की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और ये लेटर्स हमारे हीरो सेओंग जून ने हाय जिन को सियोल में भेजे थे जब वो खुद न्यूयॉर्क में पढ़ता था। लेकिन ये लेटर्स हाय जिन को मिले ही नहीं थे, सेंडर को वापस आ गए थे। फिर अगले सीन में हमें कोरिया में एक नाइट क्लब में एक पार्टी होते दिखाते हैं और बर्थडे गर्ल होती है मिन हारी, जो कि काफी स्टाइलिश और क्लासी टाइप की लड़की है। और फिर वो अपनी एक फ्रेंड को, जो कि उसकी बेस्टी है, उसे कॉल करती है क्योंकि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर आने से काफ़ी लेट हो गई थी। वो फ्रेंड बाहर में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, लेकिन झूठ बोलती है कि मैं तो अभी रास्ते में हूँ। और यही फ्रेंड हमारे ड्रामे की मेन लीड है। हाय जिन इसका नाम है, जो कि खासी अनअट्रैक्टिव है। उसके फ्रिजी हेयर और फैकल्ड फेस की वजह से उसके कस्टमर्स भी उससे डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर रखते हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि कोई प्रिटी सी वेट्रेस उनको सर्व करती। लेकिन हाय जिन बिना कुछ फील कराए इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेती है। फिर हाय जिन अपनी बेस्टी हारी की पार्टी में जल्दी से जाने लगती है और वहाँ हारी को बहुत से रिच हैंडसम गाइज ने घेरा हुआ था, जो कि गिफ्ट्स प्रेजेंट करके उसे एडमायर कर रहे थे। हारी जैसे ही वहाँ हाय जिन को आए हुए देखती है तो बहुत खुश होती है और उसे वेव करके अपनी तरफ बुलाने लगती है। उनमें से एक बॉय हारी को कहता है, यकीन नहीं आता कि तुम जैसी क्लासी लड़की की ऐसी अगली सी फ्रेंड होगी। और हारी जवाब में उसके पैर पर अपनी हील मारती है, उसके ठीक ठाक इंसल्ट करती है और उसका दिया हुआ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी उसे वापस देकर वहाँ से निकल जाने को कह देती है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को डिच करके अपनी बेस्ट फ्रेंड हाय जिन से मिलने के लिए आती है। वो उसके साथ ही बैठकर डिनर करना चाहती थी, लेकिन हाय जिन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने बाकी गेस्ट्स को टाइम दो। फिर वहाँ बैठे बैठे हाय जिन को एक मैसेज रिमाइंडर आता है कि उसके स्टूडेंट लोन की पेमेंट अभी पेंडिंग है। और ये बात उसे थोड़ा सैड कर देती है जब वो इधर उधर सारे लोगों को देखकर सोचती है कि ये कैसे टेंशन फ्री लोग हैं। वो एक लम्हे के लिए डाउन फील करती है, लेकिन फिर से खुद को चीयर अप कर लेती है। हारी उसी पार्टी के बीच अपनी हील मुड़ जाने की वजह से पूल में गिर जाती है और सारे के सारे बॉयज की सेना उसे रेस्क्यू एफर्ट्स करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। हाय जिन भी उसके पीछे पीछे सीन की तरफ जा रही होती है और वो बेचारी खुद भी पूल में गिर जाती है और अब उसको बचाने के लिए एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ता। वो डूबती चली जाती है और साथ ही साथ सोचती है, मुझे लगता था कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन फिर हाय जिन खुद से ही एक दफ़ा हिम्मत जुटाती है और किसी तरह से एफर्ट करके खुद को ऊपर ले आती है। शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। और फिर जब वो सरफेस पे आती है तो तब भी यही सोच रही होती है कि रियल लाइफ में भी कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्स्ट्रा जैसा रोल है असल लाइफ में, जिसे कभी भी स्पॉटलाइट नहीं मिल सकती। सारी स्पॉटलाइट हारी पर थी, जबकि हाय जिन सैड और सौगी सी अपने घर को वापस लौट जाती है। फिर अगली सुबह हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि रूममेट्स भी हैं।
हारी सुबह सुबह बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट करती है, जबकि हाईजिन उठकर फुल मील का ब्रेकफास्ट करती है क्योंकि आज उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी। उसका एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसे हर हाल में एक फुल टाइम जॉब चाहिए थी। फिर इंटरव्यू के लिए जाते हुए भी हाईजिन जब एलिवेटर के पास जा रही होती है तो वहाँ वेट कैपेसिटी बढ़ने का सिग्नल आ जाता है। सब उसे ही प्रेशराइज करते हैं कि वो उतर जाए। आल्दो एक और लड़की उसके बाद लिफ्ट में आई थी, लेकिन वो खासी प्रिटी थी तो उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। हाईजिन बेचारी चुपचाप बाहर निकल जाती है। थोड़ी ही देर में लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुलता है और वो प्रिटी गर्ल बाहर निकल जाती है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स हाईजिन को वापस अंदर बुला लेते हैं। लेकिन इस टाइम लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे। किसने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई ये हमें नहीं दिखाते। फिर ये इंटरव्यू एक मैगजीन में इंटर्नी की पोस्ट के लिए था। हाईजिन की अपीयरेंस और उसकी मामूली सी क्वालिफिकेशन की वजह से बाकी सारे कैंडिडेट्स उसे लुक डाउन करते हैं। और फिर जब वो इंटरव्यू से वापस जा रही होती है तब भी उसका बैड लक उसके साथ साथ होता है। एंड टाइम पर मौसम ख़राब हो जाता है और जब वो अपने घर के करीबी एरिया में पहुंचती है तो उसे वहाँ हारी नज़र आती है जो कि पब्लिक एरिया में किसिंग कर रही थी। हाईजिन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बाहर निकल के उसे डांटने लगती है कि तुम पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी किसी ऐसे लड़के से जिसके लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स ही ना हो। तुम कैसी लड़की हो यार, तुम्हें कभी सच्चा प्यार भी हुआ है? तो हारी कहती है कि ये ट्रू लव ये क्या होता है, मुझे नहीं पता चला आज तक। तो आगे से हाईजिन उसे रोमांटिक और पोइट्री टाइप बातें करने लग जाती है कि ट्रू लव ये है वो है, ये बताने लगती है। लेकिन हारी कहती है कि ये सब फिल्मों में ही होता है। ट्रू लव एक नॉनसेंस है क्योंकि ये सारे बॉयज़ सेम होते हैं, बस डेट करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो हाईजिन सोचती है कि मुझे तो कोई लाइक भी नहीं करता, मैं क्या डेट करूं। फिर हाईजिन को थोड़ी देर बाद अपनी ईमेल जब चेक करती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको ईमेल्स आई थी उसके बचपन के फ्रेंड सेओंग जून ने की थी। वो कोरिया वापस आ गया था और उससे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर हारी को भी उसके बताने पर याद आ जाता है कि ये वही मोटा सा भद्दा सा लड़का था जो कि हारी के घर रहने आया था जब उसकी फैमिली जापान शिफ्ट हो गई थी। बाद में हाईजिन और सेओंग जून बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए थे। हाईजिन अब उससे मिलने का सोच कर बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। फिर उन दोनों के मिलने का दिन आ जाता है और हारी हाईजिन को अपने साथ लिफ्ट देती है। अपना फ़ोन भी उसे लैंड करती है क्योंकि हाईजिन का फ़ोन तो पूल में गिरकर ख़राब हो गया था। हारी साथ साथ ये भी सोचे जा रही थी कि ये हाईजिन उस मोटू से चिशमिश को मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। तो हाईजिन कहती है कि अपीयरेंस ही सारा कुछ नहीं होती, वो मेरे बचपन का फ्रेंड और मेरा फर्स्ट लव है। दूसरी तरफ हमें उसी पार्किंग लॉट में आते हुए दो बॉयज़ को दिखाते हैं। एक तो मेच्योर सा नाइस सी कार में होता है जबकि दूसरा एक बैड बॉय टाइप की लुक के साथ बाइक पर आ रहा था। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यही सेओंग जून है, हमारे ड्रामे का हीरो, और वो म्यूज़ियम में एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्लेन करते हुए सुनता है उसी पजल वाले पेंटिंग से रिलेटेड। तो वहाँ आकर उनको अपने भी कुछ व्यूज़ देने लगता है। फिर हमें उस मोटरसाइकिलिस्ट को दिखाते हैं। वो किम शिन था और वो एक मैगज़ीन में एडिटर है और वहाँ एग्जीबिशन पर रिपोर्ट लिखने के लिए आया था। इतने में सेओंग जून को हाईजिन का मैसेज मिलता है कि वो बाहर खड़ी है। वो ये मैसेज देखकर खुश हो जाता है। हाईजिन बाहर मोटे मोटे लोगों में से सेओंग जून को तलाश करने में लगी हुई थी। वो वहाँ एक मोटे से आदमी को बेंच पर बैठे कुछ खाते देखती है तो उसे लगता है कि यही सेओंग जून है और फिर उसके पास चली जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये तो सेओंग जून था ही नहीं। इतने में उसे असली सेओंग जून की कॉल आ जाती है और वो उसे कहता है कि अच्छा तुम फाउंटेन के पास खड़ी हो ना, और फिर खुद वेव करके उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। हाईजिन उसकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक्ड रह जाती है और सेओंग जून
उसे बिल्कुल किसी साइड कैरेक्टर की तरह इग्नोर करता हुआ आगे एक सुंदर लड़की की तरफ बढ़ जाता है। और फिर उसी लम्हे हाइजिन को ख्याल आता है कि एक चीज तो वो भूल ही गई थी, वो तब कैसी दिखती थी जब सेओंग जून ने उसे स्कूल में देखा था। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि हाइजिन स्कूल दौर में एक गॉर्जियस टीनेजर होती थी, जिसके साथ बैठने के लिए स्कूल के बॉयज़ के बीच लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। लेकिन हाइजिन ऊपर से जितनी सुंदर थी उतनी ही दिल की भी अच्छी थी। और सेओंग जून को जब भी बॉयज़ बुली किया करते थे, ये हाइजिन ही थी जो उसकी हेल्प करती थी। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सेओंग जून को रियलाइज़ हो गया है कि वो गलत लेडी के पास चला गया है, और उसी टाइम हाइजिन घबरा कर वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी कॉल भी काटती रहती है। वो नहीं चाहती थी कि सेओंग जून उसे देखता कि आज वो ऐसी अगली फेस्ड गर्ल बन चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि सेओंग जून जब यूएस से चला गया था तो पीछे हाइजिन की अमीर फैमिली पर बहुत बुरे टाइम आए थे, और साथ ही साथ हालात की सख्तियों और परेशानियों की वजह से उसकी प्रिटी लुक्स भी जाती रहीं, और आज वो इस हाल को पहुंच गई है। फिर हाइजिन जब हारी को देखती है तो बहुत मुश्किल से पहले तो अपने आंसू काबू करती है, लेकिन फिर उसे सारा कुछ बता देती है कि वो क्यों सेओंग जून से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वो उसकी आंखों में अपने लिए दया नहीं देख सकती। हारी उसे कहती है कि ऐसे मत सोचो और मिलो जाके उससे। तो हाइजिन कहती है कि सिर्फ मेरी लुक्स ही नहीं बल्कि मैं ओवरऑल एक लूजर बन चुकी हूँ, 30 इयर्स की जॉबलेस अनअट्रैक्टिव वुमन। मैं बस अब अपना फर्स्ट लव अपने दिल में ही दफन कर दूंगी। और फिर वो आह भर कर सोचती है कि काश वो हारी की लुक्स उसके फ़ोन की तरह एक दिन के लिए बोरो कर सकती, और उसी के साथ ही उसके जहन में एक शैतानी आइडिया भी आ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि हारी उस फाउंटेन के पास हाइजिन बनकर सेओंग जून से मिल रही होती है, और सेओंग जून उसे हाइजिन समझकर फौरन से हग कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हाइजिन और सेओंग जून पास्ट में पहली दफ़ा मिले थे, वो उसके नेबर में हारी के घर में नया नया शिफ्ट हुआ था, और फिर उसी के ही स्कूल में ट्रांसफ़र भी हो गया था। और अगले दिन वो उसे एक पेंटिंग पजल को सॉल्व करते हुए देखती है। वहाँ बैकग्राउंड में एक स्मॉल सा फेस भी था जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था। तब वो लड़की पेंटिंग में मौजूद लड़के को क्रश किसी नज़रों से देख रही थी। तो हाइजिन ने सेओंग जून से कहा था कि ये लेडी एक हिडन पिक्चर है और साइड कैरेक्टर है जिसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। और अब प्रेजेंट में हाइजिन अपने फर्स्ट लव को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ देख रही थी, और यही सोच रही थी कि आज उसी पिक्चर की तरह मैं अपने फर्स्ट लव के सामने एक हिडन पिक्चर ही बनकर रह गई हूँ। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए जाते हैं, और हाइजिन भी साथ ही टेबल पर बैठी उनकी बातें चोरी चोरी सुनती रहती है। सेओंग जून अपनी बचपन की फ्रेंड से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहता था, जिससे हारी काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, और वो हाइजिन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जनरल टाइप के आंसर्स देती रहती है। और जहाँ कहीं भी वो फंसती है तो हाइजिन उसके इशारों से खड़े होकर हेल्प करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये सीन काफ़ी फ़नी हो जाता है। लेकिन हारी ने सारी बातों को अच्छे से कवर कर लिया था। सेओंग जून ये भी पूछता है कि तुमने मुझे लेटर्स लिखते लिखते रोक क्यों दिए। तो हारी वही जवाब देती है जो हाइजिन ने उसे सिखाया था कि वो जापान मूव कर गई थी और उससे सारे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी खो गई थी। और पीछे बैठी हाइजिन सोचती है कि अच्छा हुआ कि उसने आज खुद को छुपा ही लिया। सेओंग जून दोबारा से मिलने की बात करता है तो हारी ये जवाब देती है कि वो कल हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रही है। एक दफ़ा तो सेओंग जून ये सुनकर सैड हो जाता है, लेकिन फिर कहता है अरे कोई बात नहीं, मेरे साल में 4-5 चक्कर लग जाते हैं इंग्लैंड के ऑफिशियल विजिट्स के सिलसिले में, तो मैं ज़रूर तुमसे वहाँ मिलने आऊँगा। फिर वो उसे 5 मिनट वेट करने का कहकर चला जाता है और जल्दी से एक शॉप पर जाकर एक बॉक्स के साथ वापस आता है, और फिर सी ऑफ करते हुए वो हारी से हैंड शेक करता है। लेकिन
फिर अपने फर्स्ट लव को हक करने से भी रेजिस्ट नहीं करता और उन दोनों को हक करता देखकर हाइजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गिफ्ट एक्चुअली एक अम्ब्रेला थी जिसके साथ भी एक खास किस्म की याद जुड़ी हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा रेनी डे में वो लोग स्कूल बस में जा रहे थे। जब सेओंग जून बस से उतरने लगता है, वो सर्दी से कांप रहा था और अपनी मॉम को भी याद किए जा रहा था। इतने में हाइजिन उसके पास पहुंच जाती है और बारिश से बचने के लिए एक शर्ट उन दोनों के ऊपर करती है। सेओंग जून अभी तक सहमा हुआ डरा डरा सा था, तो हाइजिन उसके कान में एक ईयरबड लगा देती है जिस पर कोई सॉन्ग सुनाती है। वो थोड़ी ही देर में काम डाउन हो जाता है और हाइजिन उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और बिल्कुल एक छाते की तरह तुम्हें हर सख्ती से और मुश्किल से बचाऊंगी। फिर जब सेओंग जून यूएस से जा रहा था तो उसने वही पजल का पीस उसे जाते जाते दिया था अपनी निशानी के तौर पर, ताकि जब वो दोबारा मिले तो इस पजल को मिलकर सॉल्व कर सके। फिर जाते जाते वो उसे एक किस भी करके जाता है और अब हाइजिन अपने कंप्यूटर पर से सेओंग जून की सारी ईमेल्स को डिलीट कर देती है और कहती है गुड बाय माई फर्स्ट लव। और अब हाइजिन को उसी मैगजीन में इंटर्नी की जॉब भी मिल गई थी। वो बहुत खुशी खुशी अपने फर्स्ट डे ऑफिस के लिए जाती है और फिर वहीं पर ही वही एडिटर शिन ह्यूक भी हमें नज़र आता है, जो कि खुद को खासा कूल समझता था, लेकिन एक गम को अपने मुंह में टॉस करते करते हाइजिन से टकरा जाता है और वो बेचारी मुंह के बल ज़मीन पर फ्लैट गिर जाती है। और फिर वो ये सोचकर रोने लगती है कि ये गिरी हुई गम क्या उसका सामने वाला दांत टूट गया है। लेकिन फिर शिन उसे बताता है कि ये तो गम है और उस बेचारी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो जल्दी में अंदर चली जाती है। तो कंपनी ने 2 नए इंटर्नीस को हायर किया था। दूसरी लड़की अच्छी लुक्स की और खासी फैशनेबल थी। ये इंटर्नी 3 महीने के थे और उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाना था। और फिर जब थोड़े दिन तक हाइजिन वहाँ अच्छे से काम करती रहती है तो बॉस उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, तुम्हें हायर किया। अगर किसी सुंदर लड़की को करता उसके 100 नखरे होते, सारे बॉयज़ भी बहाने बहाने उसे देखते रहते, टाइम वेस्ट होता। और तो और तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, तुम आराम से ओवर टाइम करोगी, डेटिंग के लिए छुट्टियाँ भी नहीं मांगोगी। फिर वो बॉस उसे एक बॉक्स को अपनी ही कंपनी के एक दूसरे डिपार्टमेंट में डिलीवर करने को कहता है। जब हाइजिन वहाँ जाकर बॉक्स देती है तो वो लोग उसे कुछ और ही समझ लेते हैं कि ये फ्रीलांस कॉपी एडिटर है और उसे इतना सारा काम दे देते हैं प्रूफ रीडिंग करने का। हाइजिन पूछने की कोशिश करती है मुझे ये काम क्यों दिया है, लेकिन कोई उसे सुनता ही नहीं बल्कि अपनी ही सुनाकर सारे चले जाते हैं। हाइजिन बहुत मेहनत से वो काम ख़त्म करती है और द मोस्ट मैगजीन टीम को उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि वो लोग क्या मिक्सअप कर बैठे हैं जब असली फ्रीलांसर वहाँ पहुँचती है। अब हाइजिन ने तो ये सारा काम बहुत अच्छे से किया था, तो इसी कारनामे की वजह से अगले दिन हाइजिन को टेम्परेरी तौर पर द मोस्ट मैगजीन में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ शिन ह्यूक भी था और वो उसे देखकर बार बार सोचता है कि मैंने हाइजिन को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता। फिर हमें पता चलता है कि उस रोज़ जिसने उस अगली गर्ल की खातिर एक सुंदर लड़की को लिफ्ट से उतारा था, वो कोई और नहीं था बल्कि सेओंग जून था। और वही है हाइजिन का नया बॉस, द मोस्ट मैगजीन का न्यूयॉर्क से आया डिप्टी एडिटर। हाइजिन उसे देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाती है और उसी टाइम बैकग्राउंड से आवाज़ आने लगती है कि अब ये हिडन पिक्चर को ढूंढने की शुरुआत है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।